Assalamualaikum dear students. You are welcome in accounting channel Abdul Wahab Sahal. And now we have to discuss the basic accounting terminology. अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम मुख्तलिफ जो अकाउंटिंग के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनकी हम डेफिनेशन और कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जिस तरह के ट्रांजैक्शन एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब क्या है? इट मीन्स एन इवेंट और बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ बिटवीन पार्टीज। इट मीन्स के जो ट्रांजैक्शंस है इन हम कोई भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन का मतलब करते हैं कि ट्रांजैक्शन मीन्स के हम बिजनेस के अंदर कोई भी काम करते हैं, इवेंट, ठीक है, या एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस के अंदर जो काम हम करते हैं जो एक्सचेंज ऑफ मनी के मुताबिक हो या एक्सचेंज ऑफ मनीज वर्थ बिटवीन पार्टीज या दो पार्टीज के दरमियान जो मनीज वर्थ यानी अकॉर्डिंग टू मनी, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम चेक इस्तेमाल करते हैं, ड्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, पे ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह बड़ी कंपनीज के अंदर हम शेयर बॉन्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये मनीज वर्थ होते हैं जो बिटवीन पार्टीज यानी दो बिजनेस के दरमियान या क्रेडिटर एंड डेटर के दरमियान होता है, ठीक है। तो लिहाजा बिजनेस के अंदर कोई भी वो काम जो उनके प्रॉफिट के लिए किया जाता है या बिजनेस को रन आउट करने के लिए किया जाता है, कोई भी वर्क हम जो करते हैं, दिस वर्क इज टर्म एज ट्रांजैक्शन, ठीक है। And the event can be measured in term of money and transaction could be cash transaction or credit transaction when the parties settle the transaction. अब इसके मुताबिक है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश पर भी हो सकती हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल हम कोई भी परचेज करते हैं या कोई भी सेल करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज को बेचते हैं। अगर हम कोई भी चीज को बेचते हैं और हमें फौरी तौर पर उसका कैश वसूल हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर हम कोई भी एक चीज को सेल करते हैं, उनको बेचते हैं, लेकिन उसका जो कैश है वो हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, आने वाले वक्त में मिलेगा, वो फौरी तौर पर हमें नहीं मिलता। तो ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी, ये जो एक्टिविटीज होगी जो बिजनेस के अंदर हम कर रहे होते हैं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। And this can also be expressed as immediately by making the payments in cash or by check. It is called cash transactions. And in credit transaction, the payment is settled at future date as per assignment between the parties. यानी जो भी एक डेट को फिक्स किया जाता है इन फ्यूचर के अंदर, जो हमारे पास जो दो पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल दो बिजनेस आप कह सकते हैं, जो बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं उनके तौर पर, या जो सेलर और परचेजर है, ठीक है, उनके दरमियान, जिस तरह आमतौर पर कोई एक परचेजर आता है, कोई ग्राहक बन के आता है, वो हमसे कोई भी चीज परचेज करता है, तो वो भी एक हमारे लिए पार्टी है, ठीक है। तो अब हम उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपने फलां डेट को हमें ये पेमेंट करनी है, ठीक है। और वो जो हम उनसे एग्रीमेंट करते हैं कि आपने किस डेट को हमें पेमेंट करनी है, तो ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम कहते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के तौर पर है। इसी तरह अकाउंट्स के अंदर या बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये बात आप ध्यान में रख लें कि गुड्स या सर्विसेज वो चीज होती है जो हमने इन टर्म ऑफ प्रॉफिट के तौर पर हमने उनको सेल करना होता है या परचेज करना होता है, ठीक है। इनका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो प्रॉफिट में होता है, ठीक है। आमतौर पर हम कोई भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हम अपने बिजनेस को रन आउट करने के लिए टेबल एंड चेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, डिफरेंट मशीनरी परचेज करते हैं, वो कैपिटल में आता है, वो गुड्स में नहीं आता। सो गुड्स में या सर्विसेज में क्या चीज आती है? गुड्स और सर्विसेज में ये आती है कि हम उन मशीनरीज के जरिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक मशीनरी को परचेज करते हैं, ठीक है। अब ये जो मशीनरी है वो कैपिटल है। अब इस मशीनरी के जरिए आप कोई एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। अब उन प्रोडक्ट को आप किस मकसद के लिए बना रहे हैं? आगे सेल करने के लिए बना रहे हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स होंगे, इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स बेसिकली गुड्स के तौर पर होती हैं, ठीक है, इनको हम गुड्स कहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है या एक डॉक्टर है, ठीक है। अब वो जो टीचर या जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा होता है? वो अपनी सर्विस दे रहा होता है। वो सर्विस जो दे रहा होता है वो किस बदले में दे रहा होता है? इन टर्म ऑफ मनी, कि उसने मनी को वसूल करना है, कैश को वसूल करना है, पैसे को वसूल करना है। सो द डॉक्टर जो अपने जो काम कर रहा होता है उसको भी हम अकाउंट्स के अंदर सर्विस कहते हैं। लेकिन इसी तरह अगर एक आप फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लें कि एक फादर है या एक मदर है या एक फादर है, ठीक है, वो काम कर रहा है। अब काम करके वो आगे अपने बच्चों को, अपने जो भी उनके जो चिल्ड्रंस हैं, उनको वो आगे क्या कर रहा होता है? वो उनको आगे शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, वो उनको सर्विस दे रहा है। लेकिन ये किस टर्म में है? ये मनी के टर्म में नहीं है, नो मनी। इसका कोई भी ताल्लुक जो है वो मनी के साथ नहीं होता, ठीक है। सो अगर इसका कोई भी ताल्लुक मनी के साथ नहीं है, सो वी कैन से द लाइक दैट दिस इज नॉट द सर्विसेज इन टर्म ऑफ अकाउंट्स के फादर की या मदर की जो सर्विसेज हैं वो अकाउंट्स के अंदर हम उनको सर्विसेज नहीं लेंगे, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हम उनको सर्विसेज लेंगे जिनका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो प्रॉफिट के साथ होगा है, या जिनका डायरेक्ट रिलेशन टू अर्न मनी, कि मनी को कमाना होता है, पैसे को कमाना होता है, टू अर्न कैश। तो सो दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज। And in definition, we have to see like that these are tangible article or commodity in which a business deals. कि ये वो tangible articles और commodities होती हैं, tangible article और commodities मतलब that we can feel, ठीक है। And these are articles are commodities are either bought or sold or प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। या तो ये आर्टिकल वो होते हैं या ये अशिया वो अशिया होती हैं जिनको हम पहले परचेज करते हैं फिर आगे सेल करते हैं, या हम उनको खुद बनाकर आगे सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह मुख्तलिफ तरह की फैक्ट्री होती है, तो जो परचेज करके आगे सेल करना होता है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेडिंग है, ठीक है, कि वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। या खुद बनाकर आगे सेल करना होता है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्शन है, कि वो प्रोड्यूस करके आगे सेल कर रहे होते हैं। एट द टाइम दैट इज वाई द क्लासिफाइड एज गुड्स
to one business firm may not be goods to the other firm. इट मीन्स के आप जो भी प्रोड्यूस करके आगे सेल कर रहे होते हैं वो आपके बिजनेस के लिहाज से तो गुड्स हो सकती हैं, लेकिन दूसरे के बिजनेस के लिहाज से वो गुड्स नहीं हो सकती। क्यों गुड्स नहीं हो सकती? देखें, जितना फॉर एग्जांपल आगे सर मेंशन किया, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द मशीनरी आर गुड्स एज दे आर फ्रीक्वेंटली मेड एंड सोल्ड, बट बाइंग द फर्म इज नॉट अ गुड एज द इंटेंशंस टू यूज एज अ लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप मशीनरी को परचेज करते हैं, ठीक है, आपने कोई एक प्रोडक्शन यूनिट लगाना, मैं आपको इस बात को ऐसे समझा देता हूं कि आपने एक प्रोडक्शन यूनिट लगाना है। अब इस प्रोडक्शन यूनिट के लिए आपको कुछ मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी चाहिए जिससे आपने प्रोड्यूस करना है मुख्तलिफ तरह की आइटम्स को दैट यू वांट टू सेल, ठीक है। अब ये जो मशीनरी है वो आप परचेज करते हैं, ये मशीनरी को आप परचेज करेंगे। अब ये मशीनरी आप परचेज करेंगे उन फैक्ट्रीज में से जहां ये मशीनरी बनती है, ठीक है, जहां ये मशीनरी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो फैक्ट्री है, जिन फैक्ट्री के अंदर ये मशीनरी प्रोड्यूस हो रही है, ये फैक्ट्री के लिए ये मशीनरी उनकी क्या होगी, गुड्स होंगी। इस फैक्ट्री के लिए ये मशीनरी उनकी गुड्स है, लेकिन आपके लिए ये गुड्स नहीं है। क्यों गुड्स नहीं है? क्योंकि आपने ये जो मशीनरी परचेज की है वो किस मकसद के लिए की है? आपने ये मशीनरी परचेज की है टू रन आउट योर बिजनेस, आपने आगे अपने बिजनेस को रन आउट करना है, ठीक है। सो आप इस मशीनरी के जरिए जो गुड्स को बनाएंगे, उन गुड्स को आगे आप सेल करेंगे, ठीक है। आप कोई भी एक एशिया बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेंसिल मेकिंग मशीन लगाते हैं और आप जो पेंसिल बना रहे होते हैं वो आपके लिए गुड्स है, ठीक है। तो मशीनरी आपकी गुड्स नहीं है, वो आपका कैपिटल के तौर पर होगा, ठीक है। सो दैट इज टर्म दैट कि एक जो प्रोडक्ट जो होती है वो आपके बिजनेस के लिए तो गुड्स हो सकती है, लेकिन दूसरे के बिजनेस के लिए वो गुड्स नहीं हो सकती, ठीक है। जिस तरह आप इसी पेंसिल की एग्जांपल ले लें कि आप एक पेंसिल बनाते हैं, अब वो जो पेंसिल है वो आपकी प्रोडक्ट आप जो कर रहे होते हैं उनको आगे सेल करते हैं। सो दिस पेंसिल इज टर्म एज अ गुड्स, के ये जो पेंसिल है ये आपकी गुड्स है। लेकिन एक स्टूडेंट है वो आपकी पेंसिल को परचेज करता है एंड दैट नॉट वांट टू परचेज दिस पेंसिल टू फर्दर सोल्व दिस, बल्कि वो आपकी ये जो पेंसिल है वो इस मकसद के लिए परचेज कर रहा है दैट ही वांट टू राइट, ठीक है, कि वो उसको लिखना चाहता है या अपने एजुकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सो दिस पेंसिल इज नॉट गुड, कि ये एक पेंसिल जो है वो गुड्स नहीं है इस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि इस स्टूडेंट के लिए क्यों गुड्स नहीं है? क्योंकि दैट इज नॉट वांट टू सेल फर्दर अगेन दिस पेंसिल, बट यू हैव टू प्रोड्यूस दिस पेंसिल, कि आपने ये पेंसिल को प्रोड्यूस इस मकसद के लिए किया दैट यू वांट टू सेल ऑफ दिस पेंसिल इन फ्यूचर इन टर्म ऑफ मनी और फर्दर वांट टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। सो एक जो गुड्स है वो एक बिजनेस के लिए तो गुड्स हो सकती हैं, बट देयर इज नॉट द गुड्स टर्म्स इन अनदर बिजनेस, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आगे हमारे पास है प्रॉफिट के तौर पर, द एक्सचेंज ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड इट कुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन फॉर अ बिजनेस एज अ होल, ठीक है। देखिए, हम फॉर एग्जांपल आमतौर पर बिजनेस के अंदर देखते हैं कि हमने जो भी एक चीज को प्रोड्यूस किया या हम एक चीज को परचेज कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर टोटल हमारे पास एक्सपेंसेस कितने आए, ठीक है, टोटल हमारे पास एक्सपेंसेस कितने। अब ये जो टोटल हमारे पास एक्सपेंसेस हैं हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी तरह फिर आगे हम उनको सेल करते हैं, ठीक है। अब वो जो सेल कर रहे होते हैं वो टोटल हमारे पास रेवेन्यू होता है, ठीक है। यानी सेल के जरिए जो हमें मनी हासिल होती है, जो कैश हासिल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू होता है। इसी तरह ये हमारे पास हो गया टोटल एक्सपेंसेस। फिर अब हम देखते हैं कि अगर तो हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू वो हमारे पास ग्रेटर हो किससे, एक्सपेंसेस से, इट मीन्स कि अगर हमारी जो सेल है वो हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो या हमें जो रिवार्ड मिल रहा है वो हमारा ज्यादा हो एक्सपेंसेस से, तो इसका मतलब है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। और ये जो हम बिजनेस की जो कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह उसने यहाँ पर मेंशन किया ट्रांजैक्शन और फॉर बिजनेस एज अ होल, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, जो हम बिजनेस के अंदर करते हैं फॉर टू कैलकुलेट एज द बिजनेस इज रनिंग एदर ऑन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सो ये प्रॉफिट के तौर पर हम ये देखते हैं कि हमारी रेवेन्यू इज ग्रेटर, मस्ट बी ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, देन द बिजनेस इज रनिंग इन टर्म ऑफ एज अ प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है लॉस के तौर पर, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। देखिए, लास्ट टाइम हमने जिक्र किया जो प्रॉफिट के तौर पर था, प्रॉफिट में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट में हमारे पास है कि अगर तो रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, so we have to say like as that the business is in profit, but अगर हमारे पास expenses is greater than revenue, ठीक है, और इनकम आप इनकम के तौर पर कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू से ग्रेटर हैं, सो वी हैव टू से लाइक एज दैट द बिजनेस इज रनिंग इन लॉस, कि बिजनेस के अंदर जो है वो लॉसेस हो रहे हैं और बिजनेस एक लॉस के तौर पर जा रहा है। इट इज कैलकुलेटेड फॉर ई ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, और ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही इनको कैलकुलेट करते हैं। नो नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन एंड डिस्कस एज एसेट्स। अब बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या चीज होती है? देखिए, मैंने आपको प्रीवियस भी अभी समझाया कि बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या चीज है। बिजनेस के अंदर एसेट्स बेसिकली वो होता है जिससे हम अपने बिजनेस को रन आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं। एंड एसेट्स इज द रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग द फ्यूचर प्रॉफिट। इट मींस कि हमने अपने बिजनेस के अंदर फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करना, इट मींस हमने आने वाले वक्तों में अपना मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये बार बार हम प्रॉफिट का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यू टू रीजन ऑफ दैट द बिजनेस इज ओनली फॉर डन फॉर प्रॉफिट,
कि बिजनेस सिर्फ होता ही प्रॉफिट के लिए है। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल कि वो बिजनेस कर रहा होता है एंड ही डजंट नीड एनी प्रॉफिट और उसको प्रॉफिट की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो सो पॉसिबल। बिजनेस जो है वो हमेशा प्रॉफिट ही के लिए होता है, ठीक है, बिकॉज ही वांट टू फुलफिल हिज नीड्स एंड इफ ही वांट टू फुलफिल हिज नीड ही मस्ट गेन द प्रॉफिट टू फुलफिल हिज नीड्स। सो बिजनेस के अंदर जो हम प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हम कोई भी चीजें खरीदते हैं वो हमारे पास क्या होती है, एसेट्स होती हैं। एसेट्स इज द रिसोर्स, एसेट्स एक ऐसे जरिए है, ठीक है। हमने अपने बिजनेस के अंदर, ये बात घर की नहीं हो रही, घर के लिए आप फर्नीचर परचेज करेंगे, दिस इज नॉट एसेट, दिस इज एक्सपेंसेस इन योर बिजनेस। बट अगर आप अपने बिजनेस के अंदर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं टू रन योर बिजनेस, सो दीज आर द एसेट्स ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। एंड बिजनेस जो है वो कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, और बिजनेस जो है वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। एंड टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है, ये फर्दर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि टेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स व्हिच हैव सम फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड दे कैन देयरफॉर बी टच, felt, for example like as that plant, machinery, furniture, fittings, land and buildings, books, computers, vehicles, etc. अब यहां पर देखें तो ये तो बात सीधी आमतौर पर क्लियर हो गई कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं दैट आर टच, जिनको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए या उसकी प्रोडक्शन के लिए मशीनरी परचेज करते हैं, ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज करते हैं, फिटिंग्स या बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट फिटिंग्स इस्तेमाल होती हैं, बिल्डिंग्स अगर हम खुद परचेज करते हैं या रेंट पर लेते हैं, दीज आर आल्सो द एसेट्स इफ यू वांट टू बिल्डिंग जो परचेज इन योर बिजनेस। एंड इसी तरह बुक्स हम अपने बिजनेस में रखते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, व्हीकल मुख्तलिफ किस्म की हम ट्रांसपोर्ट रखते हैं अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दीज आर आल्सो द एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। बट अगर हमारे पास कैपिटल एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड whose value is limited by rights and anticipated benefit, that possession confers upon the owner are known as intangible। अब इसके तौर पर आप सिंपल ये समझ रहे हैं कि हमारे पास बिजनेस के अंदर वो एक्टिविटीज दैट इज नॉट टच, ठीक है, लाइक एज दैट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जिस तरह कि हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझा देता हूँ, शेयर होल्डर्स होते हैं, अब उनके पास शेयर्स हैं, ठीक है, और वो जो उनके पास शेयर्स हैं वो उनका क्या एसेट्स हैं, ठीक है, बट शेयर कैन नॉट बी टच। आमतौर पर शेयर टच नहीं होते, यानी ये कोई एक पेपर वर्क नहीं होता, बट ओनली फॉर यू हैव शेयर्स इन योर सिस्टम्स, इन योर बिजनेस सिस्टम्स, और जो सिस्टम्स के अंदर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर होता है एंड आप उनको टच नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे इतने शेयर्स हैं। अगर आपको वो एक पेपर वर्क दे दें कि ये आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल ये आपका एग्रीमेंट है एंड यू हैव ऑन एज लाइक एज 25% शेयर, 35% और 50% शेयर, देन वो पेपर हमारे पास एक एसेट्स होगा। इसी तरह आमतौर पर अगर शेयर हमें मेंशन नहीं भी किए जाते हैं, बट इफ यू हैव द शेयर्स इन योर कंपनी और अनदर कंपनी, दीज आर आल्सो एज द शेयर्स। इसी तरह आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, इसी तरह कुछ आप स्लीपिंग पार्टनर्स के तौर पर होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर इज दैट पार्टनर दैट डजंट हैव एनी वर्क इन योर बिजनेस बट हैज आल्सो द पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट, ठीक है। और इसी तरह जो स्लीपिंग पार्टनर हो गया, शेयर्स हो गए और डिफरेंट तरह के प्रॉफिट सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, बट आल्सो एज एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। इसी तरह आपके बिजनेस की गुडविल भी है, हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं गुडविल का, ठीक है। अब गुडविल आमतौर पर क्या होती है, गुडविल ये चीज होती है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, उसकी रेपो बहुत अच्छी है। सो ये जो आपके बिजनेस की जो रेप्यूट है, रेपुटेशन है, जो बहुत अच्छी जा रही है, गुड वर्किंग में जा रही है, तो लिहाजा इसको भी हम आपके बिजनेस का एज एसेट्स के तौर पर कहेंगे कि ये आपके बिजनेस का एसेट्स है, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी सीन और फेल्ट थ्रू द हेल्प और जनरेटिंग द रेवेन्यू इन फ्यूचर। एंड गुडविल विल बी द गुडविल, पेटेंट्स, trademarks, copyrights, brand equity, designs, intellectual property. These are all the examples of intangible assets, ठीक है, कि ये intangible assets के तौर पर है। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको सारा समझा चुका हूं। नेक्स्ट, इसी एसेट्स को आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कि हमारे पास एसेट्स करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स के तौर पर होगा। करंट आमतौर पर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंड करंट रिप्रेजेंट लाइक एज शॉर्ट टर्म्स टाइम, शॉर्ट पीरियड, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के तौर पर। और करंट को हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट एरा, मौजूदा वक्त के तौर पर। एंड इसी तरह नॉन करंट एसेट्स के तौर पर हमारे पास दैट्स एसेट दैट हैव द लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्लासिफाइड करते हैं कि वो हमारे पास करंट एसेट्स हैं, एंड इसी तरह कुछ हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पर डेफिनेशन जो हैव टू सी लाइक एज दैट एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट इज क्लासिफाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सपेक्टेड टू द रियलाइज और इंटेंड फॉर सेल और कंजप्शन इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसके मुताबिक हमारे पास एक कंपनी का एक ऑपरेटिंग साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल मींस आप ये कह लें कि उसका प्रोडक्शन पीरियड कितना है, हम ये कह सकते हैं सिंपल पहली बात तो ये कि उसका प्रोडक्शन पीरियड कितना है, या हम ये कह सकते हैं कि उसने जो पहले जो परचेजिंग की है, जो परचेज करके आगे उसको सेल करना है, वो उसके अकाउंट्स का टोटल डेट कितनी है, क्लोजिंग डेट, ठीक है। आमतौर पर जो क्लोजिंग डेट है वो 12 मंथ की होती है, ठीक है। तो सो ये जो हमारे पास है कि उसका प्रोडक्शन पीरियड या उसकी क्लोजिंग डेट के तौर पर हम जो भी चीज एक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या हम उसको परचेज कर रहे होते हैं एज ए गुड्स के तौर पर, और आगे हमने उसको सेल करना है एज ए गुड्स के तौर पर, तो ये हमारे पास वो जो गुड्स होंगी, आमतौर पर वो जो गुड्स होंगी, ठीक है। अब ये जो गुड्स है ये भी हमारे पास एज है तो एसेट्स है,
लेकिन ये एसेट्स कौन सा है, ये एसेट्स वो हैं जो कि हमारे पास नॉन करंट करंट एसेट्स है। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूं कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल है इज यूज टू फर्दर प्रोड्यूस द फिनिशिंग प्रोडक्ट। अब इस रॉ मटेरियल को जो हम परचेज करके आगे फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारे पास एज ए करंट एसेट्स के तौर पर है, क्योंकि ये फौरी हमारे पास जब प्रोडक्ट हो जाएगी इस्तेमाल, तो प्रोडक्ट सॉरी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये रॉ मटेरियल हमारे पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सो दीज टर्म्स एज लाइक एज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स के तौर पर क्या है, आंसर वेरी क्लासिफाइड इन लॉन्ग टर्म, कि हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि हम एक मशीनरी को परचेज करते हैं, ठीक है, अब ये जो मशीनरी हम परचेज करते हैं, अब देखें कि मैंने आपको अभी बताया कि हम रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं एक गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये रॉ मटेरियल आगे मशीनरी के जरिए ही फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब ये जो मशीनरी है ये बार बार इस्तेमाल होती रहेगी, ये लॉन्ग टर्म चलेगी, ठीक है। सो दिस मशीनरी, या हम इसी तरह कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर भी मशीनरीज मौजूद हैं, इसी तरह फर्नीचर हैं, ये भी बिल्डिंग के अंदर या आपकी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर मौजूद है। सो ये बिल्डिंग्स हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, दीज आर आल्सो टर्म लाइक एज नॉन करंट एसेट्स, बट दिस रॉ मटेरियल इज टर्म लाइक एज करंट एसेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस लायबिलिटी, कि बेसिकली लायबिलिटी क्या होता है, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट फ्यूचर डेट and it represents amount of money that a business owes to the other party when goods are bought on credit. The firm will create obligation to pay the supplier the price of goods on agreed future date. It means, मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में आपको इस बात को समझा देता हूँ कि आमतौर पर लाइबिलिटीज क्या होती है। पहले मैं आपको हल्का सा इसका आसान ये समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज आमतौर पर वो होता है, देखें, एक हमारे पास होता है डेटर एंड इसी तरह एक हमारे पास होता है क्रेडिटर, ठीक है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो क्रेडिटर के बारे में करेंगे, तो अभी हम डेटर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्रेडिटर कौन होता है और ये कब क्रिएट होता है, जब एक बिजनेस लोन लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, आप लोन ले रहे हैं। अब ये जो लोन होता है आप जिस आदमी से ले रहे होते हैं या जिस पार्टी से ले रहे होते हैं या जिस बैंक से ले रहे होते हैं, दिस टर्म एज अ क्रेडिटर, वो आपका एज ए क्रेडिटर के तौर पर है। और ये जो लोन है जो आपने लिया है ये आपके बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी, ठीक है। आप लोन भी ले सकते हैं या कोई भी अमाउंट जो आप क्रेडिट पर लेते हैं, क्रेडिट मींस आप सिंपल ये समझ रहे हैं कि आप उधार पर ले रहे होते हैं, ठीक है, आप उधार पर ले रहे होते हैं, क्रेडिट पर ले रहे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस के रन आउट करने के लिए, दिस टर्म एज अ लायबिलिटीज, और उसको हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज कहेंगे। सो यहां पर उसकी अगर डेफिनेशन के तौर पर जिक्र करें तो उसने कहा एब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी क्लासिफाइड एट अ फ्यूचर डेट। अब ये आपकी एक एब्लिगेशन है फाइनेंशियल नेचर की, ठीक है। ऑब्लिगेशन मींस दैट द बिजनेस ऑल्स टू अदर पार्टीज, एक बिजनेस ने जो अंदर मौजूद है उसके, जो उसने दूसरी पार्टीज को देना है या वो दूसरी पार्टीज की मलकियत थी लेकिन आपके बिजनेस में आ गई, और वो आपने कब उसको वापस करना है, इन टर्म ऑफ मनी और इन टर्म ऑफ अनदर प्रोडक्ट, वो आपके फ्यूचर डेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस टर्म एज लाइक एज अ लायबिलिटीज एंड इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ मनी, और आमतौर पर ये मनी के बदले होता है। ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्ट, आपने मशीनरी परचेज की क्रेडिट पर और आप उसको कहेंगे कि मैंने 5 साल बाद आपको मशीनरी वापस कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर आपने उस मशीनरी का लाजमी तौर पर उनको पैसे देने होते हैं, ठीक है। एंड when the goods are bought on credit, इसी तरह फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग करते हैं, ये तो हमने प्रोडक्शन का जिक्र किया, इसी तरह आप ट्रेडिंग करते हैं, आप परचेज एंड सेल करते हैं, तो आप जो परचेजिंग कर रहे होते हैं अगर आप वो क्रेडिट पर परचेज कर रहे होते हैं तो वो भी आपकी लायबिलिटीज में आता है। फर्म विल क्रिएट एन ऑब्लिगेशन टू पे द सप्लाई टू द प्राइस ऑफ गुड्स ऑन अग्रीड फ्यूचर डेट। इसी तरह जो आपकी फर्म है वो एक एब्लिगेशन क्रिएट करती है, एक माहदा, एक नेक्स्ट फ्यूचर डेट के लिए, एक आप कह रहे हैं कि और जो बिजनेस की हैं वो आगे क्रिएट करती हैं कि अपने सप्लायर को उनकी गुड्स की प्राइस आपने कब पे करनी है। दीज आर टर्म एज लाइक एज अ लायबिलिटी। For example, when a loan is taken from a bank, an obligation to pay interest and principal amount is created. इसी तरह आप एक बैंक से लोन लेते हैं और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर 100,000 अमाउंट जो है वो आप डॉलर में आप लोन लेते हैं एंड दिस 100,000 अमाउंट में आपको $100 आपको पे करना है आफ्टर 2 years एंड 2 years के बाद, तो सो दिस $100 इज टर्म लाइक एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। एंड अगर हम 100,000 देखें तो 100,000 एंड $100 टोटल अमाउंट बनती है, दिस अमाउंट टोटल इज टर्म एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, दीज आर आल्सो टर्म एज लाइक लायबिलिटीज ऑफ योर बिजनेस दैट यू हैव टू पे द अनदर पार्टीज एंड ऑल्सो टू द अनदर पार्टीज डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। और ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम पीरियड कितना। फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइम पीरियड 2 इयर्स की बजाय 5 इयर्स के तौर पर होगा तो फिर आपका यही $100 जो है, फॉर एग्जांपल हम ये लेट कर सकते हैं कि आपका $100
ये आपका बन जाएगा $250 के अंदर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, आपके एग्रीमेंट के ऊपर, आपके ऑब्लिगेशंस के ऊपर, दैट यू हैव एग्रीफाइड टू पे द अनदर पार्टीज। एंड सेम लाइक एज जो हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, बोथ आर आल्सो द करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। And now what is the current liabilities? And current liabilities classified as expected to be settled in company's normal operating cycle. आमतौर पर जो कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल हम ये लेट कर लेते हैं कि अगर एक कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ का है एंड आपकी जो लाइबिलिटीज है वो 6 मंथ की हैं, जो मस्ट हैव टू पे योर लाइबिलिटीज विद इन 6 मंथ, दिस आर टर्म्स आर लाइक करंट लाइबिलिटीज। एंड सेकंड, ये भी कंडीशन हो सकती है कि इट हेल्ड द प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। अब ये शुरू में आप फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने अपने बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग करनी है, कोई भी आप परचेजिंग करते हैं उसको आगे सेल करते हैं, और आप उसको शुरू में आप उससे कुछ क्रेडिट के ऊपर अपनी गुड्स को परचेज करते हैं कि ये जब मैं अपनी गुड्स को सेल कर दूंगा देन आई हैव टू पे दिस अमाउंट टू अनदर पार्टी। तो सो ये भी हमारे पास प्राइमरी पर्पस के तौर पर होता है। ये सिर्फ उतनी देर तक होता है जितनी देर तक आप आगे उनको सेल नहीं कर देते। अगर सेल कर देते हैं तो उसमें से जो अमाउंट आपकी लाइबिलिटीज की है वो आप उनको पे कर देते हैं। सो ये भी हमारे पास एज ए टर्म लाइक एज करंट लाइबिलिटीज में आता है। एंड थर्ड ये भी हो सकता है कि इट इज ड्यू टू द सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। फॉर एग्जांपल आप वो डेट जिसके ऊपर आप क्रेडिट कर रहे होते हैं, आप उधार ले रहे होते हैं, आपने उसको अपने 12 मंथ के अंदर अगर पे कर देते हैं या 12 मंथ का एग्रीमेंट आप सेटल आउट करते हैं कि मैं आपको 12 मंथ के अंदर ये पे कर दूंगा, सो दिस टर्म आल्सो एज लाइक करंट लाइबिलिटीज। एंड फोर्थ हमारे पास ये भी हो सकता है द कंपनी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट्स टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज एट लीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इसी तरह अगर आप 12 मंथ तक अपनी कोई भी जो लाइबिलिटीज हैं आप उनको पे नहीं करते हैं एंड दिस अगर 12 मंथ तक आप उनको डेफर सेटलमेंट हो जाती है, डेफर सेटलमेंट। एंड आमतौर पर डेफर सेटलमेंट क्या होती है? डेफर सेटलमेंट में हम ये कह सकते हैं द पेमेंट दैट इज डिलेड either completely or in part to give the person or business making the payment more time to meet their financial obligations. It means के डेफर सेटलमेंट में आप ये समझ लें कि डेफर सेटलमेंट एक ऐसी सेटलमेंट है जिसमें हमारे पास जो पेमेंट है वो डिले हो जाती है, ठीक है। और वो जो पेमेंट डिले होती है वो या तो पार्टली पेमेंट डिले होती है, पार्टली मींस उसका कुछ हिस्सा डिले होता है, या वो कंप्लीटली ही डिले हो सकती है, ठीक है। सो हमने 12 मंथ के अंदर अगर हम उस डेफर सेटलमेंट पर कोई भी कंडीशन नहीं है तो दीज आर आल्सो एज करंट लायबिलिटीज कि हमने जिक्र किया था कि हम 12 मंथ तक उसको पे कर देंगे लेकिन हम उसको पे करने में नाकाम रहे, तो सो ये जो हमारे पास जो लायबिलिटीज होंगी वो भी करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगी। और एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है? सेटलमेंट बाय इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डज नॉट अफेक्ट द क्लासिफिकेशन एंड काउंटर पार्टी इस बात को एग्रीड करती है कि ऑब्लिगेशंस में बनाए जाते हैं कि दैट के कब अब उसकी रिजल्ट की जो यानी सेटलमेंट होगी, यानी इक्वेशन इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के आप जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मींस a legal document that prove the ownership rights in a company or firm। कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड इन लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम आगे तय करते हैं कि हमने अपनी पेमेंट्स को फर्दर कब पे करना होता है, ठीक है। तो ये जो लायबिलिटीज हैं, इन लायबिलिटीज आर आल्सो क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द लॉन्ग करंट लायबिलिटीज दैट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज लॉन्ग पीरियड लायबिलिटीज। एंड simple as like all other liabilities shall be classified as non-current liabilities. For example, loan taken for 5 years and debentures issues। आप किसी एक कंपनी से डिबेंचर इश्यूज लेते हैं, डिबेंचर इश्यूज भी बेसिकली हमारे पास यही होते हैं कि ये एक सर्टिफिकेट्स होता है, ठीक है, और जिसमें आपने लोन लिया होता है किसी दूसरी फर्म से एक लॉन्ग पीरियड के तौर पर, ठीक है। तो सो ये हमारे पास एक नॉन करंट लायबिलिटीज के तौर पर है। नो द डिफरेंट terminologies that used in accounting normally and further also have more another terminology that we have doesn't need to discuss in this article। and in article के अंदर जितनी भी terminologies थी वो आपसे मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। and if you make any notes of these terminologies or if you want to define what is the exact definition of these terminologies, you have to take the screenshot of these terminologies। for example, like as transaction, you have to make a screenshot of these transactions and then make an exact definition, what the exact definition of transactions, same like as goods and services, and same like as profit, loss and assets। and if you have any definition exact the profit, loss and assets, you have to take a screenshot of this lecture and further note of these definitions that what the exact definition of these। same like as we also have the discuss as assets and non-current assets and current assets, which term as like long-term assets or short-term assets। and long-term assets, the what the exact the following the current assets, and in current assets here are the different criteria in which included the current assets A, B, C and D, and by taking the screenshots you have to note all exact of these criteria of current assets। and same like as non-current assets only for as like as long-term assets। and next liabilities, and liabilities you have to take the screenshot of this liability and also take as the exact definition of the what is the liabilities। and liabilities are also further classified as current liabilities and non-current liabilities। and what are the
terminologies and what are the next criteria and what are the next different types of current liabilities. And here A, B, C, and D are four types of current liabilities. And non-current liabilities, where is the exact definition of long term or long term liabilities or non-current liabilities. Here the article is completed, and now we have to discuss inshallah next further. See the